हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज है चिल्ड्रन 18 अप्रैल और आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले चिल्ड्रन हम लोग जानेंगे कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो के बाद चिल्ड्रन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे जो नेशनल इनकम के कंपोनेंट हैं जिनको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, एनडीपी के नाम से जानते हैं, है ना। मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, ग्रॉस है, नेट है, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मैं उसमें ये भी बताऊँगा कैसे आप एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग चिल्ड्रन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, जो इस टॉपिक का मेन क्रक्स है। ठीक है चिल्ड्रन, इस टॉपिक का मेन क्रक्स यही है कि कैसे आप अलग अलग कंपोनेंट जब गिवन हो तो एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं चिल्ड्रन नेशनल इनकम की। पहले हमने नेशनल इनकम लिखा है, फिर हमने डोमेस्टिक इनकम लिखा है, लेकिन बताने के लिए आपको पहले डोमेस्टिक इनकम मैं बताता हूँ और फिर मैं नेशनल इनकम बताऊँगा। इसमें चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ फैक्टर इनकम। आपको याद होगा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में, आई थिंक कि वीडियो नंबर 1 या 2 में हम लोगों ने बात किया था फैक्टर इनकम की, जिसमें हमने बात किया था कि किस तरीके से हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और फर्म उसके बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। करेक्ट। और उस वक्त हम लोगों ने बात भी किया था, आपको अगर मैं याद दिलाऊँ तो मैंने उसमें बताया था कि जो भी फैक्टर इनकम फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है उस अगर फैक्टर इनकम का हम टोटल कर दें तो वो जो टोटल होता है वो हमारे नेशनल इनकम के इक्वल होता है। अब मैं आज आपको याद दिलाता हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर इनकम हैं जो प्रोड्यूसर या फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले था चले लैंड, तो लैंड के बदले में आता है रेंट। ठीक है, उसके बाद आती है वेजेस, वेजेस के बदले में आती है सैलरी, उसके बाद आता है कैपिटल, कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और फिर लास्ट में आता है 4th पॉइंट जो होता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्राइज, जिसके बदले में होता है प्रॉफिट। तो हमारे पास 4 फैक्टर इनकम है, जिसमें हो गया रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये जो 4 कंपोनेंट है अगर हम इनका टोटल कर दें चिल्ड्रन तो ये हमारी टोटल जो होगा इसका वो बन जाती है नेशनल इनकम। तो हम कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम होती है वो सम ऑफ फैक्टर इनकम होती है, यानी फैक्टर इनकम का जो टोटल अगर हम कर दें तो वही हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में कोई ज़्यादा चिल्ड्रन डिफरेंस नहीं है। इसमें भी हम फैक्टर इनकम का टोटल करते हैं जिसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, और नेशनल इनकम जो है उसमें भी हम फैक्टर इनकम का ही टोटल करते हैं। दोनों में बस फर्क क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का फर्क है और नॉर्मल रेसिडेंट का फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक इनकम की चिल्ड्रन, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है उस इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है अगर हम उसका टोटल कर दें तो वो हमारी बन जाती है डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि जो फैक्टर इनकम है उसको जनरेट करने वाला कौन है, वो पैसे कमाए किसने है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इट इज द सम टोटल, यहाँ पर देखिए ऐसे देखते हैं थोड़ा थोड़ा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का जनरेटेड, जो जनरेट हुई विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है अगर हम उसका टोटल कर देंगे तो वो बन जाएगी उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नो मैटर हु जनरेट्स इट, यानी कि ये जो फैक्टर इनकम है जो जनरेट हुई है उसको जनरेट करने वाला नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल आप दूँ आपको इंडिया का, अगर इंडिया में कोई इंडियन है, इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट है, अगर उसने कोई फैक्टर इनकम जनरेट की है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हुआ। अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी हमारी कंट्री में कोई चाइनीज़ है, कोई यूएसए है, कोई फ्रांस का, कोई जापान का पर्सन हमारी कंट्री में रहता है और वो इनकम जनरेट कर रहा है हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में, तो वो हमारी कंट्री का ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा और वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हुई है अगर उसका हम टोटल कर देंगे तो वो उस कंट्री की बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पर हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, यानी इस
का कोई मैटर नहीं है कि उसको उस इनकम को जनरेट करने वाला उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चिल्ड्रन नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में भी चिल्ड्रन आपको यही सेम डेफिनेशन मिलेगी। फर्क आपको सिर्फ इस बात का मिलेगा कि वहां पर, यहाँ पर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी थी, वहां पर बात होगी उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। यानी एक कंट्री का जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी डोमेस्टिक इनकम जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की है उसका अगर हम टोटल कर देंगे तो वो उस कंट्री की नेशनल इनकम बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट की बात करें कि इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं या जितने भी इंडियंस हैं, इंडिया में रह के उन्होंने जितनी फैक्टर इनकम जनरेट की वो तो टोटल होगी ही। हम उसके अलावा हमारे जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है वो दूसरी कंट्री में भी जो फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं वो उसका भी टोटल अगर हम उसको मिलाकर और जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हुई है वो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर करती है और नेशनल इनकम में मैटर करता है कि उस इनकम को जनरेट करने वाला कौन है। तो हमारी कंट्री यानी इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम कौन सी इनकम होगी, जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने थ्रू आउट द वर्ल्ड फैक्टर इनकम जनरेट की है उसका टोटल जब हम कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। देखिए लिखा भी है नेशनल इनकम की डेफिनेशन में, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, है ना, सम टोटल किसका, फैक्टर इनकम का ऑन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी हमारे कंट्री के जो रेसिडेंट हैं उन लोगों ने जो भी इनकम जनरेट की है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी इनकम जनरेट हुई है उसका टोटल हम करेंगे तो वो हमारी नेशनल इनकम होगी। अब यहाँ पर देखो लिखा है नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, यानी वो इनकम कहाँ जनरेट हुई है वो मैटर नहीं करता, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी जनरेट हो सकती है और दूसरी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो सकती है। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है कि उस इनकम को जनरेट करने वाला जो पर्सन है वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है नेशनल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम, यानी फैक्टर इनकम का जो टोटल है वही नेशनल इनकम होती है। और फैक्टर इनकम कौन कौन सी है, उसमें रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है इसको अगर इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने किसी भी कंट्री में या कहीं भी जनरेट की है वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। यहाँ पर दो छोटे छोटे पॉइंट, जैसे अकाउंटिंग ईयर होता है क्या एक्चुअली, यहाँ पर मैंने अकाउंटिंग ईयर यूज किया, ये देखिए पॉइंट अकाउंटिंग ईयर का। तो अकाउंटिंग ईयर या फिनेंशियल ईयर दोनों का एक ही मतलब है, कभी कभी हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, कभी कभी फिनेंशियल ईयर कहते हैं। तो जो हमारा जो ईयर है आपको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ का जो पीरियड होता है उसी को हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। और हमारी कंट्री में जो अकाउंटिंग ईयर है चिल्ड्रन वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो ड्यूरेशन है। तो हमने पूरे जो फिनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, उनको क्वार्टर में हमने डिवाइड कर रखा है और 1 क्वार्टर 3 मंथ का होता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू फिनेंशियल ईयर और 1 अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो अगर हम 12 मंथ को 3 से डिवाइड कर दें चिल्ड्रन, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि 1 क्वार्टर 3 मंथ का होता है, यहाँ पर लिखा है 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ। तो अगर हम 12 को 3 से डिवाइड कर दें तो आएगा हमारे पास 4 क्वार्टर। तो हम कह सकते हैं कि 12 जो मंथ है उसमें 4 क्वार्टर होते हैं और जो 1 क्वार्टर का जो पीरियड होता है वो 3 मंथ का होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट क्वार्टर है, हमने Q1 से इसको रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट क्वार्टर का जो ड्यूरेशन होता है अप्रैल से जून के बीच का होता है, यानी कि 1 अप्रैल और 30 जून के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्वार्टर 1 हो गया फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर होता है जुलाई से सितंबर तक, है ना, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। उसका क्वार्टर थर्ड है जिसका जो ड्यूरेशन होता है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच का होता है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास क्वार्टर 4 यानी 4th क्वार्टर जिसका ड्यूरेशन होता है जनवरी से 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच का। ठीक है, चलिए तो ये था डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर। तो आई होप ये बहुत सिंपल से पॉइंट थे, आप लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते चलें अगले वीडियो में और उसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं या एग्रीगेट है जिनको यूटिलाइज करके एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में आप शिफ्ट होंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत इजीली मेथड में। तो चलिए ना, आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं और अगर आपको हमारे वीडियो से अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स पढ़ने में हेल्प मिल रही है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।